प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपको तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। जो प्रोसेस है उसको एंजॉय करना है और रिजल्ट ऊपर वाले पे छोड़ देना है। अगर आपने वाकई मेहनत की है तो आपको आपका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। समय लग सकता है, देर सवेर हो सकती है। आपको जो करना था इस परीक्षा में आपने कर दिया। अब आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। रही बात जिनका नहीं हुआ तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है मैं बहुत इमोशनल आदमी हूँ। आप प्लीज़ मेरे को परेशान ना करें। मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मेरे से मैसेज सहन नहीं होता। एक दूसरी चीज़, ऑब्जेक्शन और आपत्ति में पता है मैं अब क्या बोलूँ आपको कि सर प्रूफ दो। अब मैं कोई प्रूफ देता हूँ, मैं बात करता हूँ कि ओके, तो उसको बहुत हर्ट होता है। जिसका ये सही हो गया उसको लगता है कि ये आपत्ति लगाएंगे तो मेरा डिलीट हो जाएगा। अब आप सब हमारे प्यारे बच्चे हैं, आपको भी चाहते हैं, हम उनको भी चाहते हैं। इसलिए जो सही है वास्तव में वही सही होगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप आपत्ति नहीं लगाओगे तो क्या हुआ, कोई और लगा देगा। क्योंकि कितने बच्चे हैं पता है आपको, मेरे को जिन बच्चों ने प्रूफ्स भेजे हैं, ऑथेंटिक भेजे हैं, वो मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। आप जिनकी मर्जी है वो वहाँ से ले सकता है और आपत्ति लगा सकता है। और आपत्ति लगाने के बाद भी कोई गारंटी थोड़ी है कि आपकी आपत्ति वो माने ही। हो सकता है वो हमारी जो वाली बुक है उसकी भी नहीं माने। ठीक है, तो इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। 2 4 5 प्रश्न इधर उधर जरूर होंगे। आपको पता है अभी सेकंड के आंसर की आई है, तो मैं अभी इंग्लिश का देख रहा था, उसमें 5 प्रश्न डिलीट हुए हैं। तो इसमें भी बहुत से प्रश्न डिलीट होंगे। ठीक है, कुछ रिवाइज चेंज भी होंगे, कुछ के आंसर भी चेंज होंगे, कुछ डिलीट भी होंगे। तो कुछ भी हो सकता है, बस उम्मीद रखो आप फाइनल कट ऑफ आने तक। और फिर भी अगर नहीं होता है तो कोई टेंशन मत करो, क्योंकि अब भर्तियाँ सामने हैं। इस बार जो गलतियाँ करी वो गलतियाँ आगे नहीं करनी है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, मेरे चैनल का आप कमेंट करते हो सर लिंक दो। लिंक क्या मैं आपको बता चुका हूँ, साइकोलॉजी अशोक पारिक टेलीग्राम चैनल है मेरा। रीट नहीं लगाना है, रीट पहले था अब रीट हट गया, केवल साइकोलॉजी अशोक पारिक है। उस पर जितने मेरे को लगता है कि अच्छे वो हैं तो वो मैं सब डाल रहा हूँ। ठीक है ना, अभी एक दिन का और टाइम है तो आप वहाँ से प्लीज़ देख लें। और जीके के और ये जो बाकी चीज़ें हैं उनके प्रूफ तो आपको बहुत जगह मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए। और एक एक इस पर इतना ज़्यादा इसका हवा नहीं बनाए। ठीक है ना, क्योंकि आप नहीं लगाओगे इसका मतलब ये थोड़ी है कितने लोग हैं। तो अगर सही बात है तो कोई ना कोई ज़रूर लगाएगा, इसलिए आपको ज़्यादा इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, ये साइंस मैथ वाला है, ये करते हैं अपन। साइंस मैथ अब देखो, ये 41 का इसमें है स्वाधार योजना। तो स्वाधार गृह योजना किसी ने भेजा मेरे को ग्रुप, मैंने मेरे टेलीग्राम पे डाल दिया, तो आप वहाँ से देख लेना, कोई लगाना चाहे तो लगा दे। किसी का सही होगा, किसी का गलत होगा। अब वही वाली बात है ना, अब हम तो आप सबको चाहते हैं, आप सब हमारे प्यारे हैं। हम चाहते हैं कि सबका नंबर आए, सबका सिलेक्शन हो, पर क्या कर सकते हैं। चलिए, 43 का देखिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार एक विशेष कक्षा के अंदर बच्चों का नामांकन किस आधार पर होता है। तो आपको सबको पता है बच्चों की उम्र के आधार पर होता है। उम्र के अनुसार कक्षा सजातीय होती हैं। तो 43 में ए बोर्ड ने माना है और ए राइट आंसर है, जिसकी हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, 44 बाल गोपाल दूध वाली है, सबको पता है, इसमें बी राइट आंसर था। 45 देखिए, विद्यालय में जो रिइंबर्समेंट है उसकी बात हम कर चुके हैं। और उसके लिए बच्चों का वेरिफिकेशन कौन करता है, तो वो करता है सब सीबीओ, बीईओ। अब यहाँ पे खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी बीईईओ ऑप्शन में है, जो कि राइट माना गया है। अब इस पे भी कुछ लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं कि सर आजकल बीईओ की पोस्ट तो हटा दी गई है, सीबीओ कर दिया। बिल्कुल उनकी बात सही है, तो सर इसके लिए आपत्ति लगाएं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पे बहुत से लोग आपत्ति लगाएंगे और बहुत से आपत्ति नहीं लगाएंगे, तो भी हो सकता है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। ठीक है ना, तो कुछ आप ऊपर वाले पे भी छोड़ दो, आपके लिए अच्छा ही होगा। नेक्स्ट 45 के बाद 49 50। चलिए 49 देखते हैं। 45 आ गया, ओके। 49 देखिए, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत कितनी सहायता प्रदान की जाती है। अब आप ये सवाल देखिए। ठीक है, इसमें मेरे टेलीग्राम पे है सीएमओ से फ्लैगशिप योजनाओं की और कल्याणकारी योजनाओं की मुख्यमंत्री ने एक कैलेंडर जारी किया है, पता है आपको, और एक मैगजीन जारी की है। वो तो ऑथेंटिक है। उसमें 31,000 भी राइट है और 21,000 भी राइट है। ठीक है, अब जिन बच्चों ने 21,000 किया है उनका राइट हुआ, वो बोलेंगे सर 31,000 वाला ये उसको नहीं हो तो ठीक है। तो वो होता है कि नहीं होता है, कुछ आपकी तकदीर भी है, और जो सही है वो तो सही है। तो उसका भी टेलीग्राम पे मैंने, किसी बच्चे ने मेरे को भेजा है तो मैंने डाल दिया। अगर आपको देखना है किसी को तो देख सकते हैं। ओके, 49 के बाद में 50 में तो पता ही है आपको, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 18 से 60 वर्ष। 50 में सी राइट आंसर है, जो बोर्ड ने माना है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। 51 और 52 देखिए आप। 51 का देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना था। इजी एक्सेस टू लर्निंग, यानी लर्निंग सबसे बड़ी चीज़ है, लर्निंग से ही सारा खेल है। तो लर्निंग तक पहुँच आसान हो जाए, सरल पहुँच हो जाए,
शिक्षा तक या सीखने तक। तो 51 में डी राइट है, बोर्ड ने भी डी माना है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 52 का देखिए। अब 52 का महात्मा गांधी स्कूल के बारे में है। तो आपको पता है, हम भी आपको ये बात बता चुके हैं और बहुत जगह ये बात आई भी है कि साहब महात्मा गांधी की जन्म शती मतलब जन्म का जो वर्ष था उसके 150वें वर्ष में ये स्कूल सरकार ने बजट में घोषणा करी थी। तो 1869 से 150 करें तो वर्ष 2019-20 है। अब बोर्ड ने इसका आंसर माना है 2021-22। तो जिन लोगों ने 21-22 किया ठीक है उनका, लेकिन वर्ष 1919-20 भी ये शिविरा से लेके हर जगह है, उस फ्लैगशिप योजना में भी है। ये भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया है, तो आप अगर लगाना चाहें देखना चाहें तो देख लें। तो बाकी बोर्ड क्या मानता है वो गेंद बोर्ड के पाले में रहेगी, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए उसके बाद 55 पे चलते हैं। 55 वाला देखिए। राजस्थान आरटी नियम 2011 के अनुसार प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार कहाँ की जाएगी? तो सीधे ही डायरेक्ट स्कूल में की जाएगी साहब। तो विद्यालय इसका राइट आंसर है। विद्यालय हमने आपको बताया था और बोर्ड ने भी यही माना है, इसमें कोई चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। 55 के बाद फिर हम चलते हैं 60, 62, 64। 60 नंबर का देखिए। आरटी में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं, अर्हताएं व सेवा शर्तें किसमें हैं? बोलिए धारा 22, 23, 24, 25। तो आप बखूबी कर चुके हैं, सही जवाब है धारा 23। आरटी 2009 की धारा 23 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें। 61 का देखिए। 61 में है, 61 का देखने की जरूरत नहीं है। 62 देखिए। प्रौढ़ शिक्षा संस्थान 1991 में था, ये बात सही है, बोर्ड ने यही माना है। 62 में बी है। उसके बाद में 64 देखिए आप। 64 सारी चीज़ें हमारी बताई हुई आई हैं, हमने जो आंसर माने लगभग बोर्ड ने वही माने। अब एक आध तो इधर उधर होता ही है। ECC की फुल फॉर्म आपको पूछी है, तो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। उसके बाद में 64 के बाद में हम चलते हैं साइकोलॉजी के प्रश्नों पे। कुछ मेथड्स के प्रश्न भी हैं, उनकी बात करते हैं। तो 1, 2, 6, 126 पे चलते हैं। 126 ओके बच्चों। 126 का देखिए। निम्नलिखित में से किस समस्या का सामना भारतीय शिक्षकों को नहीं करना पड़ता? आप इन प्रश्नों को भी थोड़ा समझें ताकि आप आगे आने वाले टाइम के लिए आपकी अप्रोच बनेगी किस तरह से हमको करना होता है। यानी एक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, एक समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, बाकी 3 अब मैं आपको बता चुका हूँ कि बाकी 3 ऑप्शन अलग होंगे, एक ऑप्शन ओड वन होगा। तो पारंपरिक पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियाँ, क्या ये समस्या है? बिल्कुल, ये तो समस्या जैसी लगता ही है। फीडबैक सिस्टम में कमी, प्रतिपुष्टि तंत्र की कमी, समस्या जैसी लगती है ना। संस्था की कमजोर वित्तीय स्थिति, ये भी एक समस्या हो सकती है। भौतिक संसाधनों के विकास के लिए प्रबंधन का सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई पॉजिटिव है, तो ये तो समस्या हो ही नहीं सकती। इसका मतलब डी इसका राइट आंसर है, जो कि बोर्ड ने माना है, हमने भी आपको डी बताया था। 127 देखिए। शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को उनकी संज्ञानात्मक संरचना में नए तत्व प्राप्त करने में मदद मिलनी चाहिए, ये किस उपागम का सिद्धांत है? बिहेवियरिस्ट, ऑब्जेक्टिविस्ट, कॉग्निटिविस्ट और कंस्ट्रक्टिविस्ट। देखो 2 सवाल ऐसे आए हैं जिनमें दोनों में बोर्ड चाहे तो कंस्ट्रक्टिविस्ट मान सकता है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन खास बात क्या है, क्योंकि बहुत कम कम, हालांकि ये दोनों प्रश्न डिबेटेबल हैं, ठीक है, डाउटफुल हैं, दोनों को डिलीट भी कर सकता है, लेकिन चूंकि बहुत कम इन्फॉर्मेशन है ना जिसके आधार पे हमको प्रश्न करना होता है कई बार, तो एक आध कीवर्ड से अर्थ के अनर्थ निकलते हैं। और यहाँ इसका जो इशारा है वो मुझे लगता है कहना जो चाह रहे हैं कि संज्ञानात्मक क्षमता में एक नया तत्व जोड़ लिया, यानी उसी में तो ये सब कुछ वही असिमिलेशन अडेप्टेशन तक की बात है। हालांकि हम सब जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म कॉग्निटिविज्म से ही तो निकला है, तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बेहतर ये होता कि साहब ये संज्ञानात्मक संरचनावादी ऑप्शन 1 देते, लेकिन उन्होंने अलग अलग किया है और बोर्ड ने जो माना है हम फिलहाल उसी के साथ जाएंगे, संज्ञानात्मक। क्योंकि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, उसी में कोई चीज़ शामिल हो रही है तो वही स्कीमा बन रही है, वही असिमिलेशन हो रहा है, यहाँ तक की बात है। ज्ञान के निर्माण की कोई डिटेल में बात अलग से नहीं कही, हालांकि अगर वो रचनावादी करते हैं तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि संज्ञानवाद का ही अगला स्टेप रचनावाद होता है। और ऐसे प्रश्नों में कंस्ट्रक्टिविज्म राइट होता है, मानना चाहिए था, करना चाहिए था बोर्ड को, पर बोर्ड ने चूंकि संज्ञानात्मक कर दिया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें वो कोई चेंज करेगा। 127 128। अब ये सवाल देखिए आप, इसको समझना था। यानी मामूली से मध्यम विकलांगता वाले अधिकांश छात्रों में डैश कारक सीखने में बाधा डालते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, पहले तो आप चीज़ों को समझा करो। हमने बताया था आपको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, 4 प्रकार बताए थे ना।
उसमें जो 3 और 4 नंबर पे है, 3 नंबर पे सीवियर, 4 नंबर पे प्रोफाउंड। हमने अपनी बुक में भी ये बात लिखी थी, आपको याद है? बहुत से बच्चे कहेंगे सर आपने बुक में लिखा था तो इस चक्कर में हम ये करके आए। तो आप चीज़ों को समझते ही नहीं हो। सीवियर और प्रोफाउंड दोनों के लिए हमने आपको ये बताया था कि जो चौथे प्रोफाउंड होते हैं उनमें 2 चीज़ें याद रखना। एक तो आपके साइकोमोटर डेवलपमेंट, मोटर स्किल्स, यानी गमक कार्य कर सकते हैं, उठना बैठना भागना फिरना ये तमाम। तो मोटर स्किल्स भी उनमें डेवलप नहीं होती और साथ में उनके सेंसेस भी डेवलप नहीं होते, चौथे प्रोफाउंड वाले हैं। यानी उनकी ज्ञानेंद्रिय इंद्रियां भी काम नहीं करती, संवेदनाएं भी काम नहीं करती। मैंने आपको बताया था ना, आग के पास बैठेंगे तो जल जाएंगे और ठीक से अपना काम स्वयं कर भी नहीं सकते। और 3 नंबर पे जो सीवियर होते हैं, सीवियर में क्या होता है, सीवियर में सेंसेस तो काम करते हैं लेकिन इनके भी मोटर मोटर स्किल्स डिस्टर्ब रहते हैं। तो तीसरे और चौथे दोनों को सहारा देना पड़ता है, इसलिए इनको बोलते हैं संरक्षण योग्य, कस्टडियन बोलते हैं कि नहीं बोलते। अब यहाँ क्या पूछा है, तीसरे और चौथे के बारे में नहीं पूछा, यहाँ तो केवल माइल्ड टू मॉडरेट, माइल्ड और मॉडरेट दो ही पूछे हैं। बात समझ में आई आपको? इसलिए इन्होंने, अब चूंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है ये, चूंकि बौद्धिक अशक्ता है, ठीक है ना, तो ये डिसेबिलिटी किसके बारे में है, माइल्ड मॉडरेट। सवाल ये पूछा था सीधा सीधा कि माइल्ड और मॉडरेट किसके बारे में है, तो माइल्ड और मॉडरेट दरअसल कॉग्निटिव फैक्टर्स के बारे में है, संज्ञानात्मक कारक के बारे में है। तो 128 में डी आंसर उन्होंने जो माना है वो राइट है। फिर भी हम अगर इसके साथ जाएं कि साहब ये भी होता है कि साहब जो बौद्धिक रूप से अशक्त होते हैं उनको दूसरी प्रॉब्लम, सोशल फैक्टर्स भी इश्यू इफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, मोटर फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, क्योंकि कंप्लीट हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो एक एक एवरेज और उस बच्चे का होता है वैसा इनका नहीं होता। तो फिर अगर बोर्ड कुछ इसमें करता है तो करता है, आपके पास कोई प्रूफ हो कहीं और अलग से आप लगाना चाहो तो आप आपत्ति लगा सकते हो, कौन जाने आपका तीर निशाने पे लगे। लेकिन बोर्ड ने इसका राइट आंसर माना है संज्ञानात्मक कारक, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बदलाव करेगा। ओके, अब 128 के बाद 129। अब गणित शिक्षण में पीपीटी के प्रयोग का लाभ है, तो बहुत आसान था, क्रमबद्ध तरीके से जानकारी की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं और ये बोर्ड ने माना है 129। उसके बाद 130, 130 देखिए आप। अब गणितीय पत्रिकाएं, इस पर बहुत बहस हुई है। गणितीय पत्रिकाएं, मैथमेटिकल मैगजीन। अब या मैंने जब सॉल्यूशन कराया था इसका आंसर की दिया था तो मैंने इसमें नहीं नहीं पढ़ा था, आपको याद है। अब गणितीय पत्रिका क्या है ये पूछा गया है, तो वास्तव में इसका राइट आंसर जो है, जो बोर्ड को मानना था, हमने भी आपको जो राइट आंसर उसके बाद दूसरी वीडियो में बताया था, वो यही था कि ये एक्चुअली यूएस में प्रकाशित होती है, ठीक है, 2 महीने में एक मैगजीन आती है। तो ये फोकस करती है किस पे, मैथमेटिक्स पे फोकस करती है रादर देन पेडागोजी, यानी शिक्षा शास्त्र के बजाय गणित पर ध्यान केंद्रित करती है, हिस्टोरिकल चीज़ों पे, दैनिक जीवन के एग्जाम्पल्स पे, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ पे, प्रॉब्लम सॉल्यूशंस पे। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट है, गणित की पत्रिका है शिक्षा शास्त्र के बजाय गणित पर ध्यान केंद्रित करने वाली, ठीक है। लेकिन खास बात क्या है, ये पत्रिका टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो गणित शिक्षकों के लिए एक प्रकाशन, कहीं ना कहीं ये बात भी सही है। गणित के सवाल इसमें बिल्कुल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। हालांकि प्रमेय प्रमेय के बजाय इन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, इसलिए ये नहीं है। लेकिन ये पहले और दूसरे ये भी अधूरे हैं, केवल शिक्षकों के लिए प्रकाशन थोड़ी है, बच्चों के लिए भी तो है, ठीक है। और केवल सवालों का संग्रह नहीं है, बल्कि बहुत से एग्जाम्पल्स और प्रॉब्लम सॉल्यूशन की चीज़ें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी बेस्ट आंसर है और परीक्षा में बच्चों बेस्ट आंसर ही माना जाता है। नेक्स्ट 131। अब ये देखो आप, विज्ञान की कक्षा में टीवी पर शैक्षिक कार्यक्रम दिखाने के बाद शिक्षक अधिगम उद्देश्यों पर जीवंत चर्चा होती है। मैंने आपको बताया था फॉलो अप प्रोग्राम, याद है, बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मेरी ये वाली क्लास ली थी, फॉलो अप प्रोग्राम। और ये जब मैंने इसका आंसर की दिया था तो मेरे को 2-4 बच्चों ने कमेंट किया था कि सर ये क्या होता है, कभी कभी ऐसा फॉलो अप मूल्यांकन के साथ आ सकता है क्या। अब देख लो ना, आपके सामने आंसर आ गया, वही माना है बोर्ड ने जो हमने आपको बताया था। इसका सही जवाब है अनुवर्त एवं मूल्यांकन का सिद्धांत। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट भी तो हो रहा है, साथ साथ हो रहा है ना, क्योंकि चर्चा आप कर रहे हैं तो आप जो आपने किया, इवन शैक्षिक भ्रमण आपने किया या टीवी पे देखा, फिल्म देखी या प्रैक्टिकल कोई एक्टिविटी आपने करी, कोई प्रोजेक्ट किया, तो उसके बाद उस पर चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब उस क्यों कर रहे हैं चर्चा, चर्चा इसलिए तो कर रहे हैं ना कि बच्चे उसको और बेहतर तरीके से लर्न कर सकें। इसका मतलब ये मूल्यांकन का भी तो एक पार्ट हो गया। तो फॉलो प्रोग्राम बहुत बढ़िया सा टर्म है जो बहुत बार यूज़ करता है आपकी उसमें भ्रमण विधि में, एक्सकर्सन मेथड में भी इसका बहुत यूज़ होता है। चलिए, तो ये राइट आंसर है, इस पर कोई आपत्ति नहीं लगेगी। 132 का देखिए, कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है।
अब बहुत कॉमन सा प्रश्न था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, ठीक है, शिक्षार्थी केंद्रित, स्टूडेंट ओरिएंटेड है, समय की बचत वाली बात इसमें नहीं है। तो कितने नंबर का प्रश्न था ये? 132 में राइट आंसर पहला है, और पहला ही शायद बोर्ड ने, हाँ पहला ही बोर्ड ने माना है, इसलिए इसमें कोई इश्यू नहीं है। 132 के बाद 133, 133 का देखिए, निदानात्मक परीक्षण के पश्चात यह पाया गया कि मीनल को सीखने में कठिनाई होने के कारण उसमें रुचि का अभाव और प्रत्यक्ष अनुभव की अनुपलब्धता है। ऐसी स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण किस रूप में किया जाना चाहिए? यह भी जरूर डिबेटेबल सवाल है। तो कक्षा शिक्षण तो औपचारिक है, वो तो करना ही नहीं है, ठीक है, सेल्फ इंस्ट्रक्शनल तो है ही नहीं। अब बचे बी और सी, बोर्ड को बी मानना चाहिए था पर बोर्ड ने सी माना है। दोनों के पक्ष में तर्क हैं। सी इसलिए माना कि सब अनौपचारिक रूप से सीखेंगे तो वो खुद ही काम करेंगे और हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे और वो इंटरेस्ट लेंगे, तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी जो अनौपचारिक शिक्षण में उनको मिलती है। और व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण में भी यही सब होता है। बेहतर आंसर व्यक्तिगत ट्यूटोरियल शिक्षण हो सकता था, क्योंकि अनौपचारिक शिक्षण की बात करें तो अनौपचारिक शिक्षण तो स्कूलों में होता ही नहीं है, स्कूलों के बाहर होता है। तो इस तर्क के साथ अगर बोर्ड जाता तो ऑप्शन आता इंडिविजुअल ट्यूटोरियल टीचिंग, लेकिन बोर्ड ने मान लिया इनफॉर्मल टीचिंग, और बोर्ड ने शायद ये माना है कि साहब स्कूल में भी तो अनौपचारिक शिक्षण हो सकता है। अब आप बोलेंगे साहब प्रूफ दो, तो ऐसे बहुत से प्रश्न होते हैं जिनका प्रूफ होता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि प्रूफ का मतलब कहीं भी आपको ये बात मिल जाएगी, आप नेट पे ढूंढोगे ट्यूटोरियल टीचिंग के बारे में ढूंढोगे तो इसमें जो बातें कही है वो उसमें मिल जाएंगी आपको, और अनौपचारिक शिक्षण की बात करोगे तो भी ये बातें मिल जाएंगी आपको, ठीक है। इसलिए हम बोर्ड पे छोड़ते हैं, हो सकता है बोर्ड रिवाइज कर दे और बी मान ले, हो सकता है नहीं माने। ओके, नेक्स्ट 134। अब 134 वाला वो दूसरा सवाल आ गया, इसको ध्यान से समझना आप। 134, दैनिक जीवन में अलग अलग व्यक्ति एक ही घटना को देखते हैं, मतलब बात एक ही है लेकिन वो इसको अलग अलग परसीव करते हैं। साथ में एक टर्म दे दिया उन्होंने कि वर्ल्ड व्यू सबका डिफरेंट होता है। इसका कारण क्या है, किस प्रकार का ये कंस्ट्रक्टिविज्म है? तो सोशल, रेडिकल, कल्चरल, कोग्निटिव। तो बच्चों हमने आपको बताया था कोग्निटिव, माफ करें रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, मौलिक रचनावाद, वॉन ग्लेजरफील्ड वाला। तो एग्जैक्ट वाली बात यही है कि हर व्यक्ति अपने हिसाब से अपने तरीके से उसको समझता है। आपका नजरिया कुछ हो रहा है, मेरा नजरिया कुछ हो रहा है, तो ज्ञान का निर्माण रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म की यही तो विशेषता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने आंसर दे दिया सांस्कृतिक रचनावाद। मैं आपको एक बात और बता दूं कि सांस्कृतिक रचनावाद अलग से सामाजिक रचनावाद का ही दूसरा नाम है, इसलिए अलग से नहीं है। हम सब जानते हैं, वाइगोत्स्की की बात करें तो सोशियो कल्चरल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करिए उन्होंने, करिए ना। तो सांस्कृतिक रचनावाद और सामाजिक रचनावाद तो दो ऑप्शन में आ गए। मैं फिर मौलिक रचनावाद के साथ ही जाऊंगा, और मौलिक रचनावाद के सिंपल आप नेट पे देखना, गूगल पे देखना, 2-3 लाइनें आप उठा के उनको डायरेक्ट डाल देना। किस में डाल, हमारी हिंदी ग्रंथ अकादमी में हमने कंस्ट्रक्टिविज्म वाला टॉपिक लिया नहीं है, अगली बुक में आएगा वो, इसलिए यहाँ से मैं दे नहीं सकता, ठीक है। एनसीईआरटी में कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में डायरेक्ट ये बात है नहीं। तो अब बचा क्या, अब आप गूगल से या कहीं से भी आपको मिले तो आप लगा देना आपत्ति। हो सकता है बोर्ड मान ले, रिवाइज कर दे आंसर, हो सकता है इस प्रश्न को डिलीट कर दे, और हो सकता है यही रखे, ठीक है ना। इसलिए हम केवल एफर्ट कर सकते हैं और कुछ ज़्यादा आपको इसके बारे में कह नहीं सकते। ओके, तो बात समझ में आ गई आपको, यानी सामाजिक रचनावाद और सांस्कृतिक रचनावाद दोनों एक ही होते हैं, और यहाँ दो अलग अलग ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये भी एक तर्क है जो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म या मौलिक रचनावाद के पक्ष में जाता है। तो मैं तो अभी भी इसका आंसर यही मानता हूँ। नेक्स्ट 135, विद्यार्थियों की भाषा अभिव्यक्ति। देखो, अभिव्यक्ति ऑर्गेनाइज करना विचारों को, संगठन का मतलब विचारों को ऑर्गेनाइज करना है, एक्सप्रेस करना है। तो हम सब जानते हैं विचारों को एक्सप्रेस हम ऑब्जेक्टिव में तो कर ही नहीं सकते, निबंधात्मक में कर सकते हैं। तो निबंधात्मक परीक्षण इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 135 के बाद 136 देखिए। 136 में बुद्धि के सिद्धांतों की सूची है, तो मेरे ख्याल से हर बच्चे ने कर दिया होगा। स्टर्नबर्ग का ट्राइआर्किक, गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस है ना, स्पीयरमैन 2 फैक्टर जी व एस फैक्टर, ठीक है। तो इसका सही जवाब आ गया स्टर्नबर्ग D3 एक में, ये बी राइट आंसर है, और बोर्ड ने बी माना है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। 137 देखिए, 137 है बालक का विकास प्रभावित होता है, तो ये तो हर कोई जानता है, डी आंसर है, आनुवंशिकता और वातावरण दोनों से। फॉर्मूला ऑफ EQ, देखो यहाँ पे EQ पूछा है, तो EQ का फॉर्मूला EA/CA/100, तो EA/CA/100 ये डी में राइट आंसर है, इसमें कोई आपत्ति की जरूरत नहीं है, डी ही बोर्ड ने माना है। ये IQ नहीं है बच्चा, ये EQ है, जो सिरिल बर्ट ने दिया था। पिछले सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था ना, सिरिल बर्ट की बैकवर्ड चाइल्ड, जो हम ही ने केवल राजस्थान में आपको बताई थी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 138 में डी, और डी ही बोर्ड ने
माना है। अब 139 देखिए। अब यहाँ भी बहुत से बच्चे गलती करते हैं। हाउस का बहुवचन हाउसेज होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन माउस का माइसेस थोड़ी होता है, वो तो माइस होता है। तो एक चीज़ जो हमने पहले पढ़ी वही नई चीज़ को गलत करवाती है। इसका मतलब ये पॉजिटिव कैसे होगा? कुछ बच्चे कहते हैं कि सर पॉजिटिव, ये होगा ऋणात्मक स्थानांतरण, नेगेटिव ट्रांसफर, और बोर्ड ने नेगेटिव ही माना है। 140 का देखिए। निम्नलिखित में कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? तो हम आपको 1000 बार बता चुके हैं। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी। तो मेमोराइजिंग इसका आंसर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नहीं है। उसके बाद सभी मानों में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 46 बोर्ड ने माना है, 46 ही राइट आंसर है। थोंडाइक के कौन से प्राथमिक नियम में प्रयास त्रुटि? तो ट्रायल एंड एरर, एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज से संबंधित है, अभ्यास के नियम से संबंधित है, जो कि राइट आंसर है। 143 देखिए आप। क्रिया प्रसूत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? तो क्रिया प्रसूत मुख्यतः किस पे बल देता है? हम जो 4 बिंदु आपको लिखाते हैं उसमें एक पुनर्बलन है, तो पुनर्बलन बोर्ड ने माना है, जो कि राइट आंसर है। 144 देखिए। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। साहब 144 में ए राइट है और ए ही बोर्ड ने माना है। 145 देखिए। 145 में यस, कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है? तो हम जानते हैं प्रतिगमन दमन प्रक्षेपण अप्रत्यक्ष है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ गोल्स लक्ष्यों का प्रतिस्थापन प्रत्यक्ष है। तो 145 में बी राइट आंसर है। बात समझ आई बच्चों? अब चलते हैं एसएसटी पे। चलिए बच्चों, तो एसएसटी में भी हमसे रिलेटेड जो सवाल हैं उसमें 42 देखिए आप। पब्लिक स्कूल की विशेषताएं हैं, तो पब्लिक स्कूल की सभी विशेषताएं हैं साहब जो उसमें दे रखी हैं, ये राइट आंसर है। 43 देखिए। आरटी की धारा 14 क्या सुनिश्चित करती है? तो हम जानते हैं आरटी की धारा 14 कहती है कि साहब एज प्रूफ नहीं मांगेंगे, एज सर्टिफिकेट नहीं मानेंगे, तो ए राइट आंसर है, ए बोर्ड ने माना है। उसके बाद 44 देखिए। 44 है बाल मित्र योजना का उद्देश्य, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट 44 में सबको सबने कर ही दिया होगा। 45 देखिए। 45 हम आपको बहुत बार बता चुके हैं, बहुत आसान सा प्रश्न था। आरटी 2009 के अनुसार शिक्षण के वर्ष में कक्षा 1 से 5, तो 1 से 5 200 और 800 आंसर हो जाएगा, जो कि राइट है। 6 से 8 होता तो 220 और 1000 हो जाता। ठीक है, इसमें 220 तो है ही नहीं, तो आपको चिंता की बात ही नहीं है। पहली से 5वीं तक 200 और 800 घंटे। 45 के बाद 46 48। 46 क्या है? अच्छा, इंदिरा रसोई योजना का संकल्प वाक्य तो कोई भूखा ना रहे, बहुत सिंपल था। 48 देखिए। पढ़ना लिखना अभियान के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है, और बोर्ड ने शायद 15 ही मानी है। 48 में देखना, हाँ 48 में 15 ही मानी है, तो इस पर कोई आपत्ति लगाने की जरूरत नहीं है। 48 में 15 वर्ष है। उसके बाद चलते हैं आगे, और नेक्स्ट है हाँ 55। ये देखिए आप, 55 नंबर का प्रश्न देखिए, और इसमें है आरटीई अधिनियम 2009 की धारा 8 व 9 के प्रोविजंस के अनुसार विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल कौन अवेलेबल कराएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, या फिर पार्लियामेंट? तो बच्चों ध्यान रखना, हमने आपको बताया भी है डिटेल में कि धारा 8 में तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात की गई है, समुचित सरकार के दायित्व है। तो समुचित सरकार में तो केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, और धारा 9 में लोकल अथॉरिटी या स्थानीय प्राधिकार के दायित्व है। तो यहाँ ये वाला प्रश्न जो है वो डिलीट होने के लिए तैयार है। आपको इसका प्रूफ अगर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, और प्रूफ इसका क्या रहेगा? मेरे चैनल पे साइकोलॉजी अशोक पारिक सर चैनल पे आरटीई ओरिजिनल पीडीएफ के रूप में है, आप उसमें धारा 8 व 9 देखिए। और वैसे इसमें आप केवल इतना डाल सकते हैं तो भी हो जाएगा कि साहब 8 और 9 में तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात है। ओके, नेक्स्ट 55 के बाद 60 62 64। 60 का देखिए। भारतीय संविधान में शिक्षा किस, आपको पता है एक एक प्रश्न आपने जो आप देख रहे हो ना, सब कुछ, इवन आपने अगर हमारी 10 से 15 क्लासेस भी ली होंगी तो सब कुछ उसी में से तो है। भारतीय संविधान में शिक्षा समवर्ती सूची में है साहब, हम पढ़ चुके हैं ये बहुत बार। 60 के बाद फिर 62। 62 देखिए। 62 है डाइट की फुल फॉर्म। तो डाइट की फुल फॉर्म पता है? जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हमने 1000 बार बताया आपको 62 में। फिर 64 देखिए। मिशन बुनियाद बुनियाद कार्यक्रम, ये लास्ट के वीडियो में ही हमने बताया था, और भी बहुत से प्रश्न जिन पे मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो 64 का आपने कर ही दिया होगा। 5 सितंबर 2022 राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं साइकोलॉजी वाले और मेथड्स वाले चीज़ों पर। तो स्टार्ट है 126 से 126। इसके बाद L1 की बात भी हम करने वाले हैं।
126, 126 पे चलते हैं बच्चों, ये 126। ओके, तो 126 का देखिए, इनमें से कौन सा पाठ्य वस्तु का तत्व क्रियात्मक पक्ष के विकास के अंतर्गत आता है। तो हम जानते हैं ब्लूम की टेक्सोनोमी में तीनों चीजें हैं, ABC, अफेक्टिव, बिहेवियरल, बिहेवियरल और कोग्निटिव। बिहेवियरल का ही दूसरा नाम साइकोमोटर होता है। यहाँ साइकोमोटर पूछा है ना साइकोमोटर। तो देखो, प्रॉब्लम सोल्विंग है कोग्निटिव एस्पेक्ट, ठीक है, और इंटरेस्ट है इमोशनल एस्पेक्ट। तो इमोशनल तो है अफेक्टिव, माफ करें, इंटरेस्ट तो है इमोशनल या अफेक्टिव, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है कोग्निटिव। हमने आपको हमारे क्लासेस में बताया था कि सब भाषा, लैंग्वेज कोग्निटिव होती है, ठीक है। भाषा और लैंग्वेज क्या होती है, कोग्निटिव। लेकिन लैंग्वेज के साथ टीचिंग जोड़ दिया इन्होंने, इसलिए मामला गड़बड़ हो गया। क्रिएटिविटी कोग्निटिव भी है और क्रिएटिविटी व्यवहार में भी दिखती है। तो यहाँ बी और डी में डाउट है, डिबेट है, लेकिन बोर्ड बी के साथ गया है और मैं मानता हूँ कि अल्टीमेटली वो इस आंसर को चेंज नहीं करेगा, क्योंकि लैंग्वेज टीचिंग जहाँ आ गया तो वहाँ पे क्या है, व्यवहारात्मक बात हो गई। ये थोड़ी बोला है कि साहब बच्चे पे क्या असर पड़ेगा इसका। इन्होंने तो ये पूछा कि ये कौन सा एस्पेक्ट है, लैंग्वेज टीचिंग यानी भाषा शिक्षण। तो जो भाषा टीच कर रहा है उसका व्यवहार ही तो है। व्यवहार का मतलब टीचिंग की जब बात आई तो स्किल्स आ जाता है, कम्युनिकेशन हो गया, बिहेवियरल साइंस हो गए, एक्सप्रेशंस हो गए। तो ये तमाम चीज़ें बिहेवियरल में ही आती हैं और बिहेवियरल को ही हम साइकोमोटर बोलते हैं। इसलिए बोर्ड ने लैंग्वेज टीचिंग आंसर माना है और इसको ही हम सही मान लेंगे, क्योंकि हालांकि क्रिएटिविटी में जो दिखने वाले काम है वो बिहेवियरल हो जाएंगे और सोचने वाली क्रिएटिविटी है वो कोग्निटिव हो जाएगी, ठीक है। वैसे केवल लैंग्वेज होती तो कोग्निटिव होती, लेकिन लैंग्वेज टीचिंग आ गया तो बिहेवियरल आ गया, इसलिए बोर्ड ने इसको मान लिया। फिर भी कहीं किसी ने क्रिएटिविटी किया है, उसको कोई प्रूफ मिलता है तो लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। बोर्ड क्या मानता है वो आपकी तकदीर है, आपकी किस्मत है, क्योंकि हमारे लिए तो जिन्होंने लैंग्वेज टीचिंग किया है वो भी उतने ही प्यारे हैं और जिन्होंने क्रिएटिविटी किया है वो भी उतने ही प्यारे हैं। हाँ, दूसरों पे दोष डालना छोड़ दो। आप में से कुछ बच्चे ऐसे कमेंट करते हैं कि सर ये हमने आपके उस बुक में पढ़ा था, जबकि उस बुक में क्या था, मैंने आपको बताया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, मैंने खोल के बताया आपको क्या होता है। तो हम क्या है कि चीज़ों को जितनी मेहनत करेंगे ना उतना ही समझेंगे, उतना ही हम तराशे जाएंगे। बस मेहनत से जी नहीं चुराना है, प्रोसेस में एंजॉय करना है, रिजल्ट का वेट नहीं करना है। ज़िंदगी में हादसे होते रहते हैं, होते हैं, उनसे घबराना नहीं है बच्चों, क्योंकि आपको कोई संभालने नहीं आएगा फिर। चलिए 126 के बाद 127, इनमें कौन सा समस्या समाधान विधि में एक सोपान के रूप में है। तो हजारों बार बात कर चुके हैं, हाइपोथेसिस है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का निर्माण। 127 में बी ही माना है, तो कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है। 128 वाला भी डाउटफुल है। सेक्शन कार्यों में मोनोटोनी कम करने के लिए, एकरसता को कम करने के लिए क्या करेंगे, एस्थेटिक या रिक्रिएशनल। तो बोर्ड ने इसका मनोरंजनात्मक आंसर माना है, लेकिन वास्तव में मनोरंजनात्मक आंसर सही नहीं है। वास्तव में सही आंसर तो है एस्थेटिक, सौंदर्यात्मक। लेकिन ऐसे प्रश्न हैं जिनके ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिलते हैं, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, एनसीईआरटी बोर्ड की किताबों में है नहीं। अब अलग अलग लेखकों की हैं तो आपको कहीं से मिले तो आप लगा सकते हैं। बाकी बोर्ड की मर्जी है कि वो इसको सौंदर्यात्मक माने कि मनोरंजनात्मक माने। हम इसमें ज़्यादा कुछ करने की पोजीशन में नहीं है। मैं तो एस्थेटिक ही मान रहा था, लेकिन बोर्ड ने इसको माना। कौन जाने बोर्ड आंसर बदल दे, कौन जाने डिलीट कर दे, कौन जाने कुछ नहीं करे। आपके पास अगर आपने किया है कोई प्रूफ है तो आप इसको लगा सकते हो, क्योंकि हर एक कॉमन सेंस रखने वाला बच्चा समझता है कि साहब रिक्रिएशनल टीचिंग में कोई है ही नहीं, एस्थेटिक टीचिंग में जरूर है। फिर भी बोर्ड जो करता है वो सर्वोपरि है साहब। उसके बाद 129 देखिए आप, इनमें कौन सा परंपरागत उपागम है। तो हमने आपको बताया था, याद है आपको, डिसिप्लिनरी। डिसिप्लिनरी 129 में डी माना ना, यस डी माना है। विषय, ये हमने आपको बताया था, इस पर कोई आपत्ति नहीं लगेगी। विषय डिसिप्लिनरी का मतलब क्या होता है, वही पुराने जमाने के अनुशासन, एक विषय से दूसरे विषय में जा नहीं सकते, कोरिलेशन कर नहीं सकते, अनुशासन के साथ उसी विषय को डीपली पढ़ना होता है, तो ये विषय कहलाता है। आजकल प्रोग्रेसिव मेथड्स में और आजकल नई शिक्षा नीति में और इन सब में डिसिप्लिनरी के खिलाफ बात की गई है साहब, और पढ़ने को एकदम फ्लेक्सिबल माना गया है। आपको पता है आजकल तो स्टेम तक आ गया है, स्टेम, ठीक है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, सब कुछ, और इसी के साथ म्यूजिक भी ले सकते हो आप, फैशन डिजाइनिंग भी ले सकते हो। तो पुरानी बात है विषय डिसिप्लिनरी, जो अब तक चला आ रहा था, और आप वो भी देख सकते हो। देखो बाकी तीन ऑप्शन मैंने आपको बताया ना, आपने अगर हमारी कुछ बातें भी मानी होती, ठीक है ना, यानी इनडिसिप्लिनरी भी है और मल्टी, तो मल्टी और इंटरडिसिप्लिनरी एक दूसरे विषयों को जोड़ने वाले हैं। इसका मतलब दो एक जैसे आंसर नहीं होते कभी भी, तो वैसे भी डिसिप्लिनरी आंसर आ सकता था। चलिए 130 का देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए स्पर्श मंच, टेक्टाइल मैप्स, हमने आपको बताया था एनसीईआरटी तैयार करती है। कौन तैयार करती है, एनसीईआरटी
तो बी इसका राइट आंसर है, उसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। कितना आ गया? 130। 131 देखिए, 131 अपना नहीं है। 132 देखिए, 132 में फिर वही बात है, आपको शब्दों से खेलना था, थोड़ा सा कॉमन सेंस रख के। तो देखो यहाँ पे क्या था, हमारे देश में विद्यालय स्तर पर ज्यादातर धारणा इस पक्ष में है कि हमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लिए डैश उपागम को अपनाना चाहिए, डैश उपागम के स्थान पर। यानी पहले इसमें जो आएगा ना, उसको तो हम अभी अपना रहे हैं, और बाद वाला उसको छोड़ना है। जैसे आपको पता है ना, वो एफ ए और ऐसे आते हैं, तो ऐसे को छोड़ना होता है, एफ ए को अपनाना होता है, तो वो लैंग्वेज आपको समझ नहीं होती है। तो यहाँ किसको छोड़ें किसको अपनाएं, तो विषय, मैंने आपको बताया अभी विषय को छोड़ रहे हैं हम सब, ठीक है, तो विषय छोड़ने वाले में आ जाएगा। और एक और चीज़ है, देखो एकीकृत और इकाई दोनों एक ही बात होती है। तो इकाई एकीकृत दे दिया, एकीकृत इकाई दे दिया, बहुत कॉमन सेंस से आप समझ सकते हो। जो आपस में कोरिलेशन होता है वो भी एकीकृत ही इंटीग्रेटेड है। एकीकृत विषय ये अलग है, और यहाँ भी आप देखिए कि किसको अपनाने के पक्ष में है, इंटीग्रेटेड को अपनाने के पक्ष में है, जिनमें सब विषयों का कोरिलेशन हो। और विषय पुराना जो डिसिप्लिनरी मामला था उसको छोड़ने के पक्ष में है। तो डी राइट आंसर है। बहुत अच्छा प्रश्न था जो बोर्ड ने दिया, और मेरा हर बच्चा जो कॉमन सेंस रखता है वो इसको करके आया था। 133 देखिए, मैंने आपको बहुत बार बताया, याद है आपको, प्रायोजना के 6 समस्या समाधान के 5 चरण याद है। तो इसमें वही पूछ लिया साहब, प्रायोजना विधि के चरणों को व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। 133 में तो सबसे पहले परिस्थिति का चयन करना होता है, परिस्थिति उत्पन्न करनी होती है, माफ करें, परिस्थिति उत्पन्न करना 3 वाला 1 नंबर पे आ जाएगा, सबसे पहले 3 होगा, ठीक है। और सबसे अंत में रिकॉर्ड होगा, लेखा जोखा होगा, ठीक है, तो रिकॉर्ड 5 नंबर पे है। तो सबसे पहले 3 नंबर आ जाएगा, उसके बाद में आ जाएगा आपके परिस्थिति का चयन करना, 1 नंबर पे आ गया, ठीक है, उद्देश्य निर्धारित करना। और उसके बाद आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट की प्लानिंग करना, यानी योजना बनाना, 2 नंबर वाला आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा, फिर मूल्यांकन हो जाएगा, फिर लेखा जोखा। तो इसका सही जवाब होगा 3 1 2, 3 1 2, बी इसका राइट आंसर है, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा, बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए 133 के बाद 134, 134 भी आपको पता है, हमने कई बार आपको बताया, कई बार हमने आपको बताया। मॉरिशन में सबसे पहले एक्सप्लोरेशन आता है, तो 3 वाला 1 नंबर पे आ जाएगा, एक्सप्लोरेशन, फिर प्रेजेंटेशन है। सबसे अंत में रेसिटेशन होता है, अपने शब्दों में बच्चे वर्णन करते हैं, क्योंकि मॉरिशन वाले में मास्टर पेपर दिया जाता है। तो 2 वाला सबसे लास्ट में आएगा, 3 वाला सबसे पहले आएगा। तो 3 से शुरू होकर 2 पे खत्म हो रहा है, केवल एक चौथा ऑप्शन डी, जो कि बोर्ड ने 134 में बोर्ड ने क्या माना है, डी माना है। ओके, तो बोर्ड ने बिल्कुल सही माना है, ये जिन बच्चों ने किया उनको बधाई। 134 के बाद 135, 135वां देखिए, इनमें से कौन सामाजिक अध्ययन क्लब में आयोजित महत्वपूर्ण गतिविधियों का अभिलेख रखता है। तो बच्चों, जहाँ भी रिकॉर्डिंग की बात आती है वहाँ सेक्रेटरी ही आंसर होता है। बोर्ड ने सेक्रेटरी नहीं माना, जाने क्यों नहीं माना, हालांकि इसके ऑथेंटिक प्रूफ अपने पास नहीं है। तो बोर्ड ने इसको पब्लिसिटी ऑफिसर माना है, पर वास्तव में सही जवाब इसका सचिव और सेक्रेटरी मैं आज भी मानता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ बोर्ड इसको या तो रिवाइज कर देगा, या फिर ये डिलीट कर देगा, या जिन बच्चों ने प्रचार अधिकारी किया होगा अल्टीमेटली उनको संतोष हो जाएगा, क्या करें। और 136 देखिए, विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे रेडियो, कैमरा, टीवी आदि को चलाना, हमने बहुत पहले एनसीईआरटी की ये बात बताई थी दुनिया को। लोग कह रहे थे साहब ऐसे प्रश्न नहीं आते, अब आने लग गए हैं साहब। तो ये नैमित्तिक अनुबंध है, ये ऑपरेटिंग कंडीशन है, स्किनर की चीज़ है, जिसमें यूं ही पहले कुछ करते हैं, फिर कुछ मिल जाता है पुनर्वितरण के रूप में, तो वो यूं ही करना बेहतर हो जाता है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग है। 137 डीएनए की फुल फॉर्म, डी ऑप्शन है। 138 देखिए, हमने आपको बोला था बहुत महत्वपूर्ण सा शब्द आएगा, काइनेस्थेटिक। तो काइनेस्थेटिक आ गया ना, काइनेस्थेटिक हावर्ड गार्डनर का डांसर में होता है, नर्तक में, जिम्नास्ट में, याद है आपको, तो नर्तक राइट आंसर है 138। उसके बाद में 139 देखिए, अधिगम अक्षम बालक में ये सभी विशेषताएं हो जाएंगी 139 में, डी आंसर राइट है। 140 का देखिए, एक बच्चा तो ऐसा था जो CS को भी मतलब घंटी की ध्वनि नहीं मान रहा था। आप सोचिए वो कहाँ से पढ़ा होगा, मेरे उस पर अपने चैनल पे उसका कमेंट आया था। चलिए, तो पोलो ने CS किसको बोला, घंटी की ध्वनि, ठीक है। US क्या था, भोजन। बाकी चीज़ें पोलो के बारे में हम आपको बखूबी बता चुके हैं। 140, 140 के बाद में 141 देखिए, 141 अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार बुद्धि वह है जो बुद्धि परीक्षण मापता है। याद है आपको ऑफलाइन की हमारी परिभाषा, बोरिंग ने परिभाषा दी थी बुद्धि पर अंतर्राष्ट्रीय सभा में, बोरिंग की ये वाली परिभाषा फाइनल की गई थी। 142 देखिए, मैस्लो के अनुसार सबसे पहली आवश्यकता होती है तो फिजिकल सबसे पहली होती है, फिजियोलॉजिकल, तो देही किसका राइट आंसर है।
143 का देखिए, सीधे हाथ से पता है आपको कितनी बार, हम बहुत बार बता चुके हैं इस बात को, बायलेटरल ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, बायलेटरल। डी, द्विपार्श्विक अंतरण। 144 देखिए, कौन सा तत्व प्रेरणा चक्र से कितनी बार हमने एक एक प्रश्न बोलिए। हाँ, हालांकि एक दो प्रश्न तो कॉमन सेंस के आधार पे आते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, वो तो आपको देखने ही होते हैं, बाकी सारी चीज़ें हमारी आ रही हैं। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में ऐसा है तो बच्चों चैनल तो तुरंत सब्सक्राइब कर ही लो नए बच्चों। मैं चैनल पे आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ आने वाली परीक्षाओं में, और हमारे साथ जुड़ जाएं। अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है, और ये गारंटी रहेगी कि साइकोलॉजी में, मेथड्स में हम आपको दुनिया में सबसे आगे रखेंगे। अगर आपको ऐसा विश्वास है, हमारी बुक उतनी महत्वपूर्ण है, तो फिर आप हमसे जुड़े रहें, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्जी है। तो मोटिवेशन साइकिल हमने आपको बताया था, NDI वाली बात इसमें आई है, इमोशन कहीं नहीं है, तो 144 में इमोशन राइट आंसर है। 145, किस प्रकार के अनुबंध, अब देखो ये वाली जो बात हमने बताई थी सबसे पहले, तो उसके बाद लोग बाग NCERT आजकल पढ़ने लग गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण तो है डिलेड। पता है डिलेड क्या होता है? सहकालिक में तो घंटी और ध्वनि दोनों एक साथ आते हैं, ठीक है ना, माफ करें, घंटी और भोजन दोनों एक साथ दिए जाते हैं। तो घंटी और भोजन, ये घंटी और ये भोजन दोनों एक साथ हो गए, एक साथ, या एक साथ नहीं है ना, दोनों एक साथ, ये तो हो गया आपका साइमल्टेनियस कंडीशनिंग, ठीक है। और जिसमें पहले घंटी बजी और फिर घंटी बंद नहीं हुई, पहले घंटी बजी उसके जस्ट बाद में भोजन दिया गया, ठीक है, पर घंटी बंद नहीं हुई, ठीक है ना, तो ये है डिलेड। इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी अनुबंध बनता है। और ट्रेस में क्या होता है, घंटी बजी और बज की घंटी रुक गई, उसके बाद भोजन दिया जाता है, यानी CS का प्रभाव खत्म हो गया, कुछ गैप हो गया, तो हल्का सा एक ट्रेस रहता है, अवशेष रहता है, चिन्ह रहता है, इसमें अनुबंध बनता है, लेकिन हल्का बनता है, क्षीण बनता है। और बैकवर्ड में अनुबंध बनता ही नहीं है, क्योंकि बैकवर्ड में क्या होता है, बैकवर्ड में पहले भोजन दे देते हैं, बैकवर्ड में पहले भोजन दे देते हैं और बाद में घंटी बजती है, ठीक है। तो इसमें UCS पहले जाता है, इसमें अनुबंध बनता ही नहीं है। तो 145 में सही जवाब है विलंबित। क्या सही जवाब? सही जवाब क्या हो जाएगा? विलंबित। ऑप्शन नंबर A राइट है। 145, इसमें कोई चैलेंज नहीं हो सकता। 146, 145 के बाद कुछ है? ओके, कुछ नहीं है। चलिए तो बच्चों, ये था, कितना टाइम हो गया? 37। अभी मैं L1 का आपको अगले वीडियो में देता हूँ, या अभी दे दूँ? चलिए L1 का भी अभी करते हैं। मैं देख रहा था बच्चों, L1 में 42 प्रश्न हूबहू आपको पूछे गए हैं, अगर आपने हमारे 10-12 जो लास्ट के वीडियोस थे उनको देखा होगा तो। चलिए सबसे पहले 53 का देखिए, शैक्षिक अनुप्रयोग में किस प्रकार की होनी चाहिए विषय वस्तु? सरल से जटिल, कोई दिक्कत नहीं है। 55 देखिए, 55 में है, ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति जनजाति के होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो हम आप कितनी बार बता चुके हैं आपको, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप बोलते हैं इनको, असुविधाग्रस्त समूह के बालक बोलते हैं। 55 के बाद 60-65, फिर 60 का देखिए, यहीं पे है, समग्र शिक्षा अभियान, यानी समस्या की बात कर रहे हैं, तो खंड पे कौन होता है? तो CBO होता है साहब, CBEO। 60 में D राइट आंसर हो जाएगा। 60 के बाद में 65 देखिए, विद्यालय प्रबंधन समिति में महिलाएं, नहीं माफ करें, गार्जियंस पूछा है तो 3/4 हो जाएगा, तो 65 में D राइट आंसर है। D 65 में चौथा D राइट आंसर हो जाएगा। 65 के बाद फिर अगला चलते हैं अपन 75 और 77। तो 75 देखिए, 75 में देखिए, सही विकल्प अधिगम क्या है? तो अधिगम हमेशा एक्टिव प्रोसेस होता है, पैसिव नहीं होता। तो 75 में एक सक्रिय प्रक्रिया राइट आंसर है। 75 के बाद फिर 77, 77 देखिए, कितनी बार बताया हमने आपको, राजस्थान वाले RT में 10 भाग और 29 धाराएं हैं, 10 अध्याय और 29 धाराएं हैं। तो 77 में सही जवाब है ऑप्शन नंबर B। उसके बाद में 79, 82, 79 देखिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009, तो आयु वर्ग 6 से 14 है, सबको पता है 79 में। 79 के बाद 82, 82 देखिए, 82 में दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग करते हुए कौन सा सूत्र है? तो मूर्त से अमूर्त है साहब, मूर्त से अमूर्त। B 82 में राइट आंसर है, जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 83, 83 में है, विश्वविद्यालय, कितनी बार बताया हमने आपको, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राधा कृष्ण आयोग जिसका दूसरा नाम था, उसकी सिफारिश, उसकी स्थापना, विश्वविद्यालय अनुदान नहीं, राधा कृष्ण आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का नाम था, ठीक है, और इसी की सिफारिश पे UGC बना था। तो इसका C 83 में C राइट आंसर हो जाएगा। 83 में C, तीनों आयोग बताएं आपको, मुदालियर आयोग, राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, याद है ना? ओके 83। उसके बाद में 84,
84 है। अगर अब इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रह गए, हमने आपको कितनी बार बताया कि साहब प्रधानाध्यापक को अध्यापकों में शामिल नहीं करेंगे। हमने आपको प्लस करके बताया था, पर प्लस वाली बात इन्होंने नहीं दी। प्रधानाध्यापक अलग होगा, अध्यापक नहीं होगा। एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130, तो उच्च प्राथमिक में 35 एक का रेशियो है। पीटीआर रेशियो क्या है? 35:1 है, ठीक है ना। तो 35 पे 1, 70 पे 2, 71 होते 3 हो गए, 105 पे 4 हो गए, 140 तक 4 रहेंगे, और HM 100 होते हो जाएगा, लेकिन HM को टीचर्स में शामिल नहीं करेंगे। इसलिए बच्चों इसका सही जवाब है, कुछ बच्चे कहते हैं सर प्रूफ दो इसका कि 5 करके आए हम। जब आपने 5 किया, आपका गलत है तो प्रूफ हम कहाँ से दें? सही जवाब होगा 4। चलिए उसके बाद 89 देखिए, 89 है RTE एक्ट 2009 द्वारा विनिर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है। प्राथमिक से पूछा है तो 30:1 हो गया, इसका 30:1 राइट आंसर है। उसके बाद में 90 का देखिए, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 90 में वुड्रो विल्सन आ गया। उसके बाद में 116 पे चलिए, 116 पे चिंता नहीं करनी है बच्चों, मेहनत करनी है, सब कुछ ठीक होगा। 116 पे है वर्गात्मक युगपत समीकरण। आपने कितनी बार किया होगा परीक्षा में? आपको लास्ट में ग्राफ बांटते थे ना, तो ग्राफ इसलिए तो बांटते थे, उसमें एक समीकरण लिखी रहती थी और उसको आप प्रदर्शित करते थे। तो 116 में सी ग्राफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 117 देखिए, 117 है आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है। हमेशा शिक्षक गलत होता है, टीचर नहीं, हमारी कमी है, तो हम शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे। 117 में ए राइट ऑप्शन है। 118 करना नहीं है। 119 देखिए, अब 119 आपको केवल हमने बताया था राजस्थान में CRT और NRT याद है आपको, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और NRT। अब यहाँ पे खास बात, समेटिव और असेसमेंट आपको बताया था हमने, पता है ना आपको, समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट बताए थे। यानी बीच में होता है वो तो होता है संरचनात्मक दौरान वाला, तो और बाद में होता है वो होता है युगात्मक। तो इसमें क्या पूछा है कि पहला ऑप्शन देखिए, मानदंड संबंधित मूल्यांकन निर्देशन के दौरान, तो दौरान तो युगात्मक होता ही नहीं है, पहला गलत हो गया, ठीक है। दूसरा, निर्देशन के दौरान संरचनात्मक, इसको आप कंसिडर करें। तीसरा, मानदंड संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में, और फिर यहां दे दिया संरचनात्मक फॉर्मेटिव, तो अंत में तो योगात्मक होता है, संरचनात्मक होता ही नहीं है। चौथे में अंत में योगात्मक है, ठीक है। तो ए और सी तो कट गए, अब बचे बी और डी। CRT NRT क्या है, पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि सब मानदंड है, यानी हम जो भी अभी आपका ये जो टेस्ट लिया जा रहा है, ये आपका रैंक निकालने वाला है, ठीक है। NRT है। CTET आप देते हैं, वो CRT होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस, जिसमें एक निश्चित क्राइटेरिया है, उसको कवर करना है, सब 60% नंबर लाने हैं, उसके बाद आप सब लोग अगले पायदान पे चले जाओगे। तो वो एक मानक परीक्षण होता है, और मानक परीक्षण हमेशा अंत में होगा, और अंत में योगात्मक मूल्यांकन होगा। तो डी इसका राइट आंसर होना चाहिए। कितने नंबर का प्रश्न है? 119 में ओके, डी माना है, इसमें कोई आपत्ति नहीं लगेगी, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे थे सर इसमें आपत्ति बताओ, आपत्ति कहाँ से बताएं जब आप ध्यान से पढ़ते ही नहीं हो, पहले सुनते ही नहीं हो पहले। 120 का देखिए, चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपका कर, कितनी बार बताया, फ्लेन बोर्ड। चित्रों को चिपकाएंगे वो फ्लेन बोर्ड है, और बीच में चिपकाएंगे वो नोटिस बोर्ड है। मेरा एक पुराना वीडियो था अनुभव शंकु के साथ, काश आपने देखा होता, फ्लेन बोर्ड। अगला, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर समान हो तो उसमें विभेदकारिता नहीं होती साहब, 21 में डी आ जाएगा। 122, अब आप देखो शब्दों से खेलना क्या होता है, हमने आपको LSRW 1000 बार बताया ना, तो स्पीच मस्ट प्रोसीड, तो LSRW, इसमें S, तो S के बाद क्या आएगा, RW आएगा, तो 122 में रीडिंग और राइटिंग आएगा। 122 में सी आंसर होगा, जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस तरह से पढ़ते हैं हमारे बच्चे, जो नए बच्चे हैं वो सुन रहे हैं तो सुन लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए नेमत हो सकती है। ओके, 123 का है, कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने में हमेशा डायग्नोस्टिक होगा। 123 में ए निदानात्मक परीक्षण होगा, इसमें कोई आपको शक और शुबह की आवश्यकता नहीं है। 124 का देखिए, कौन सा प्रकरण परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने में उपयुक्त नहीं है, तो परिचर्चा, भारत की विदेश नीति, आधुनिक भारत में जीना, UNO एवं विश्व शांति, सौरमंडल प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, डेमोन्स्ट्रेशन भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल भी हो सकता है, तो डी आंसर होगा 124 में। 125 देखिए, ड्रेकोली, तो ड्रेकोली विधि मानसिक मंद विद्यार्थियों के लिए है। 126 देखिए, यद्यपि विज्ञान शिक्षण किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझता, आपको करना क्या था, मैंने आपको कैसे कैसे हिंट दिए थे। अब आप देखो, कभी भी टीचर इंस्ट्रक्टर और अनुदेशक नहीं हो सकता, फैसिलिटेटर होता है, मोटिवेटर होता है। लेकिन यहां आप देखिए, अनुदेशक पहले में है तो ये नहीं होगा, अनुदेशक दूसरे ऑप्शन में, ये नहीं होगा, अनुदेशक चौथे ऑप्शन में है तो ये नहीं होगा,
तीसरा ही होगा साहब। तो फैसिलिटेटर भी है, मोटिवेटर भी है। 127 का देखिए, इनमें से कौन सा कागज फ्लेनर बोर्ड के पीछे रहता है? रेगमाल का कागज रहता है, 100 बार बताया आपको। 128 का बाइलिंगुअल मेथड होगा। और 129 सीएलटी में क्रिएटिव स्किल्स होती है, ठीक है ना, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग में चौथा डी हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं लगेगी। 129 के बाद फिर देखिए 130, और 130 में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना बना रहा है। तो इसमें बहुत बच्चों को डाउट था, तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा, क्या होगा? इसका राइट आंसर है पॉइंट मेथड, बिंदु विधि। क्या होती है बिंदु विधि? बिंदु विधि का मतलब कभी आपने फैक्टर एनालिसिस वाली बात है, यानी जब आप बोर्ड की परीक्षा की कॉपी चेक करोगे, टीचर बनोगे, तो ऊपर से इंस्ट्रक्शन आते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन आते हैं? कि मान लो 10 नंबर का प्रश्न है, तो वो ये कहते हैं कि आप इसमें बच्चे के कितने कितने मार्क्स दोगे, कैसे जांच करोगे बच्चों की? तो बोल देंगे साहब इसमें 2 नंबर तो आप दो उसके साफ सफाई के, 2 नंबर दो उसकी भाषा में शुद्धियाँ हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहा, स्पेलिंग मिस्टेक इंग्लिश में तो नहीं कर रहा, हिंदी में छोटी बड़ी गलती तो नहीं कर रहा, और पूछा क्या है, बता कुछ और रहा है, इसका मतलब उसमें वैलिडिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम जो बातें अलग अलग बिंदुओं में दी जाती है ना, फैक्टर्स में दी जाती हैं, इसको बोलते हैं पॉइंट मेथड, और बिंदु विधि इसका राइट आंसर है, जिसमें कोई चेंज नहीं होगा। 131 का, अब यहाँ फिर मैं आपको बता दूं, कितनी बार हमने बताया था डिस्कवरी मेथड, डिस्कवरी अप्रोच, डिस्कवरी स्ट्रेटजी, कुछ भी आ जाए, यहाँ डिस्कवरी अप्रोच है, एक पेपर में मैंने बताया था। तो डिस्कवरी जहाँ भी आए जेरोम ब्रूनर करना है। तो वो बच्चे जो हमसे पहले जुड़े थे, मैंने आपको बोला था, एक सवाल जिंदगी बनाता है, एक सवाल जिंदगी बिगाड़ देता है, लेकिन जाने क्यों आपको समझ में नहीं आता। तो जेरोम ब्रूनर इसका राइट आंसर है। तो बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर आपने तो बताया था कि डिस्कवरी लर्निंग जेरोम ब्रूनर की है, ये तो डिस्कवरी अप्रोच है या डिस्कवरी स्ट्रेटजी है। तो बच्चों लर्निंग वो आपकी अप्रोच हो चाहे स्ट्रेटजी हो, बात एक ही होती है। तो जेरोम ब्रूनर 131 में बोर्ड मानेगा। 131 कहाँ गया? ओके, जेरोम ब्रूनर माना है बिल्कुल, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। आर्मस्ट्रॉन्ग जो बच्चे करके आए हैं वो बच्चे बहुत मासूम हैं और वो गलत जगह पे पढ़ रहे हैं, सही जगह पे नहीं पढ़ रहे। गलत जगह से मेरा मतलब है आप गलत किताबें पढ़ रहे हैं। उन किताबों में तो खैर आपको कहाँ मिलेगा आंसर, जब आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते। तो आप सब लोग अगली परीक्षा के लिए जिनका सिलेक्शन हो गया उनको मैं बधाई देता हूँ, वो सेकंड ग्रेड के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए मेरे पास आएँ, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी कारण से रह गए, तो वापस आ रही हैं भर्तियाँ, आप तो हमसे जुड़ जाएँ, कमाल हो जाएगा। 132 का देखिए, कौन सा कथन ओहो, 132 का देखते हैं, कौन सा कथन रचनावाद कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में नहीं है? 132 का, तो देखो इसमें 4 ऑप्शन है, बहुत आराम से आप समझ सकते हो। यानी दूसरा ऑप्शन दे रखा है, रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उसके परिणामों को मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। तो ये तो हर कॉमन सेंस का बच्चा इसको करके आगे होगा, बी राइट आंसर है। 100 कितना हो गया? 32। उसके बाद देखिए 133। ओके, वाचन विश्लेषणात्मक विधि में कौन सी विधि असंगत है? तो देखो और बोलो, यानी लुक एंड से मेथड कहते हैं इसको, कहानी स्टोरी मेथड है, वाक्य विधि सेंटेंस मेथड है, ध्वनि साम्य विधि जिसको हम बोलते हैं साउंड इक्विटेशन मेथड। यानी ध्वनि साम्य में क्या होता है? ध्वनि साम्य में एक जैसे उच्चारण वाले शब्द है ना, वो बच्चों को बताए जाते हैं। तो वाचन का विश्लेषण नहीं होता इसमें, इसमें तो केवल वो जो पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं एक सेम साउंड वाले, उनकी समझ विकसित की जाती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब ध्वनि साम्य विधि है, साउंड इक्विटेशन मेथड है। नेक्स्ट है, कौन सी श्रव्य सामग्री नहीं है? देखो कितना आसान है, ग्रामोफोन सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, टेप रिकॉर्ड, अगर आपने हमारे वो पुराने वीडियो देखे होंगे तो डायस्कोप, एपिस्कोप, प्रोजेक्टर वाली बातें, एडगर डेल का अनुभव शंकु पढ़ा होगा, तो एपिडायस्कोप सही हो गया उस बच्चे का। आप सोचिए हमारे एक एक वीडियो में से 4-4, 5-5 प्रश्न आए हैं और एक सवाल जिंदगी बनाता है। नेक्स्ट, तो अभी गलती नहीं करना है, ठीक है ना। 135 का देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइटेरियन टेस्ट? इनमें 4 में से एक नहीं है। तो वैसे भी आप समझ सकते हो, यानी जो भी स्टैंडर्ड टेस्ट बनते हैं, अपने पेपर बनते हैं, उनमें क्या नहीं होता, अप्रोप्रिएटेंस, यानी जो पूछा है वो वही बताते हैं, मतलब जिस चीज़ के लिए टेस्ट का निर्माण किया गया, कहीं ना कहीं वैलिडिटी की बात है, इसको वैधता को ही कहते हैं, कि जिस चीज़ के लिए आपने परीक्षण बनाया वो उचित तरीके से पूछी गई है उसमें, तो बिल्कुल अच्छी बात है। ये तो प्रभावी है कि नहीं, इफेक्टिवनेस बिल्कुल है। प्रैक्टिकेबिलिटी, व्यवहारिकता है कि नहीं, बिल्कुल है। ब्रेविटी इसका आंसर हो जाएगा। ब्रेविटी का मतलब होता है बहुत छोटे रूप में देते हैं, संक्षिप्त रूप में। तो ब्रेविटी 135 में बी आंसर राइट है। जो करके आया है उसको बधाई। 136 का देखिए, कौन सा परीक्षण भाटिया बैटरी प्रदर्शन? तो भाटिया बैटरी की कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, जिसमें 5 उप परीक्षण है। पैटर्न ड्राइंग है, आपको बताया था हमने पैटर्न ड्राइंग क्या होता है, पता है आपको? जिसमें कलम को उठाए बिना स्टार बनाते हो ना आप, कलम को उठाते नहीं है, बल्कि एक एक कोई भी पैटर्न बनाते हैं, ये पैटर्न हो गया एक, ठीक है। अलेक्जेंडर पास अलोंग, इसमें गुटकों को उठाते नहीं है बल्कि खिसकाते हैं, ठीक है। पिक्चर कंस्ट्रक्शन होता है इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें कोह ब्लॉक डिजाइन है चौथा, और पांचवा है तात्कालिक
रिकॉल करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको 100 शब्द बोल के सुना दिए, फिर आप वापस मेरे को तुरंत सुनाओ। तो ये 5 होते हैं। वस्तु समनुक्रम परीक्षण जैसी कोई बात नहीं। ऑब्जेक्ट असेंबलिंग टेस्ट इसमें नहीं है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट असेंबलिंग और पिक्चर असेंबलिंग आपके वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण में है। तो भाटिया साहब की बात है। 137 रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है, शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित। कितने बार हमने बोला फ्लाइट टू चाइल्डहुड, बचपन में लौट जाना, ये होता है रिग्रेशन। ये क्या होता है? रिग्रेशन, प्रतिगमन होता है ना, बच्चे बन जाना। चलिए नेक्स्ट 138। ये आपको पता है हमने कितनी बार आपको समझाया है कि जब बच्चा छोटा बच्चा नवजात शिशु के सर का और बाकी बॉडी का अनुपात होता है 1:4। बोलिए, बोला था उनकी आपकी हरलोक की वो परिभाषा के समय कि पुराने चिन्हों का लोप, नए चिन्हों का उदय, क्या था उसका, अनुपात बदल जाना। तो अनुपात बदला ना, 1:4 का रेशियो होता है। अब यही सेम बात पूछ ली उन्होंने, नवजात शिशु का सिर शरीर की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत होता है? तो 1:4 का रेशियो करेंगे तो हम 25% इसका राइट आंसर आएगा, जो हम आपको 100 बार बता चुके हैं। और मैं आपको बता दूं, ईमानदारी से बता रहा हूं कि कोई भी आप पेपर उठा के देखो, उसमें से 3, 4 या 5% तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ हम ही ने आपको बताए होते हैं। बहुत अफसोस होता है, फिर भी बच्चे पता नहीं कहाँ जा पढ़ने चले जाते हैं। चलिए, पर जाओ, कोई नहीं। ओके, ये हैंग नहीं हो जाए फ़ोन, मेरे को ये टेंशन है बस। जो हो गया 138, ये हो गया यार, ये गलती गड़बड़ हो गया। अभी अभी